हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जीना नॉलेज पे। दोस्तों, आज आप लोग यहाँ देखने वाले हैं संगीत के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, यह प्रश्न जो है आपके पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो देखना है काफ़ी एक से बढ़कर एक प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा इस सेशन में। तो आप लोग सेशन को जो है पूरा अंत तक देखकर सारे प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जो इंपॉर्टेंट होता है वही मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ और सारे प्रश्नों को इसीलिए मैं करने के लिए कहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए, हम अपने सेशन को जो है शुरू करते हैं। लेकिन बस उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि आप लोग अगर चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जो भी सेशन होगा मेरे भाई बहनों, तो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, क्या पूछ रहा है, देखिए, ललित कलाओं में कितनी कलाओं को शामिल किया जाता है। यानी दोस्तों, कला, ललित कला, देखिए संगीत क्या है, संगीत भी एक ललित कला है। इनमें से कितनी कलाओं को शामिल किया गया है ललित कला में, ठीक है। तो इसमें आपको जवाब देना है, तो जवाब इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा कि ललित कलाओं में कितनी कलाओं को शामिल, तो 5 कला। कौन कौन से कला, तो संगीत कला, काव्य कला, चित्र कला, मूर्ति कला और स्थापत्य कला। देखिए, आपको एक जो है ना स्थापत्य 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 कला जो है ये आपका, इसी को क्या कहा जाता है, वास्तुकला भी कहा जाता है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता दिया, तो याद रखिएगा, स्थापत्य कला कहें या वास्तुकला कहें तो बात दोनों में एक ही है, ठीक है। तो आप लोग का क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर का प्रश्न है इसमें कि संगीत में श्रेष्ठ इनमें से किसे माना जाता है। क्या गायन, वादन या फिर नृत्य, किसको। देखिए, संगीत में जो है तीनों का समावेश होता है, तभी तो संगीत बनता है। गायन भी होता है, वादन भी होता है और नृत्य भी होता है। लेकिन इन सभी चीज़ों में से जो है दोस्तों मुख्य जो है वो किसे माना जाता है भाई, तो इन सभी में सबसे ज़्यादा मुख्य जो आपका हो जाता है वो गायन हो जाता है, ठीक है। वो आपका हो जाएगा गायन। चलिए, अब देख लेते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है। तीसरा नंबर का प्रश्न है कि कला के कितने मुख्य रूप होते हैं। देखिए, कला, देखिए कोई भी चीज़ होती है, किसी किसी भी कला के बारे में अगर बात करेंगे तो उसकी जो है मुख्य रूप कितने होते हैं, तो इसका जवाब है दोस्तों, उसके कोई भी, तो उसके 2 मुख्य रूप होते हैं। एक कौन सा हो जाता है, एक आपका हो जाता है क्रिया और दूसरा क्या हो जाता है, शास्त्र हो जाता है, ठीक है। एक करके आपको बताना है और एक उसी चीज़ को लिख कर बताना है। तो यह आपका कितना, कला के मुख्य कितने रूप हो गए, कला के मुख्य जो है आपके 2 रूप हो गए। एक आपका क्रिया, ठीक है, करके, और दूसरा आपका शास्त्र जो कि लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो इन दोनों में भाई क्रिया और शास्त्र में जो है अच्छा अपना जो है घनिष्ठ संबंध होता है। आगे देखिए, अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों कि लोक संगीत का अर्थ है। देखिए, लोक संगीत क्या होता है, जो लोगों के द्वारा गाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, लोक संगीत, यानी लोगों के द्वारा। तो यहाँ पे जो जवाब होगा, गंधर्वों का गीत तो नहीं हो सकता है, आपके मार्गी गीत नहीं होगा। तो लोक संगीत यानी कि लोगों का संगीत जो है आपका, लोगों का गीत जो है वही लोक संगीत के नाम से जाना जाता है। इसका लोक संगीत का अर्थ है लोगों का गीत। चलिए, आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है नंबर 5 है हमारा, क्या पूछ रहा है कि महाभारत में व्यास ने, ठीक है, व्यास जी ने एक महाभारत की रचना की थी, तो वही पूछा जा रहा है कि व्यास ने लोक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था भाई। तो लोक शब्द का प्रयोग है किसके लिए, क्या समाज के लिए, वैश्य के लिए या फिर किन्नर के लिए, किसके लिए किया था, इसमें से इसका जवाब देना है। तो लोक शब्द जो है ना, व्यास जी, वेद व्यास जी ने जो शब्द दिया था रामायण, ये आपके सॉरी महाभारत में, तो ये शब्द जो है आपके समाज के लिए, यानी जैसे कहते हैं ना लोक कल्याण, यानी कि समाज कल्याण के हित में, तो वही लोक जो है आपका, लोक शब्द जो है आपका किसके लिए, तो समाज के लिए। दोस्तों, थोड़ा सा डीपली प्रश्न है आप लोगों के लिए, लेकिन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कहीं किसी तरफ से छूटना नहीं चाहिए। डीपली भी करेंगे और जो है आपके वो जो मीडियम प्रश्न होते हैं वो भी करेंगे और जो इजी लेवल के प्रश्न होते हैं वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सारे प्रश्नों को कर लेंगे हम लोग, तो ताकि ऐसे ही उम्मीद बन जाएगी कि आपका एक भी प्रश्न जो है नहीं छूटेगा किसी भी एग्जाम में, बीपीएससी टीआरई 4 हो, 5 हो या फिर अन्य किसी एग्जाम हो, तो वहाँ पे आपको एक भी प्रश्न जो है छूटने की संभावना नहीं बनेगी, ठीक है। चलिए, छठा नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि इनमें से किसके अनुसार, यानी इनमें से, यानी कि ये जो यहाँ पे महात्मा गांधी हैं, ओमकार नाथ ठाकुर हैं, विनायक राव पटवर्धन है, इनमें से किसके अनुसार देसी संगीत का पृष्ठभूमि ही लोक संगीत है। ऐसा कहने वाले भाई कौन है, तो देसी संगीत का पृष्ठभूमि ही लोक संगीत है, ऐसा कहने वाले कौन है। इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओमकार नाथ ठाकुर। ओमकार नाथ ठाकुर ने ही बताया था दोस्तों कि देसी संगीत का पृष्ठभूमि ही लोक संगीत
है। चलिए आगे देखिए, अगला हमारा प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न है कि बारहमासा लोकगीत किस राज्य से संबंधित है। देखिए बारहमासा, अगर इसकी प्रारंभ की बात करें भाई, प्रारंभ, ठीक है, बारहमासा कब प्रारंभ होता है, तो ये जो अगर प्रारंभ की अगर बात करेगा ना बारहमासा, तो ये आपके शुरू हो जाती है आषाढ़ की पहली बारिश से, ठीक है। आषाढ़ जो होता है ना, आषाढ़ की पहली बारिश से ये आपका बारहमासा जो है प्रारंभ हो जाता है और ये 12 महीने तक के चलता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। इसी का एक आपका छोटा रूप होता है चौमासा होता है, छमासा होता है, तो ये भी होता है। तो प्रारंभ होता है आषाढ़ के पहली बारिश से और अंत कहाँ पे होता है, खत्म कहाँ पे होता है, तो जेठ की तपती धूप में ये जाकर खत्म हो जाता है। जेठ की तपती धूप में, कब, जेठ में, ठीक है। और यही जेठ के बाद क्या आ जाता है, आषाढ़, फिर यहाँ से चालू हो जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बारहमासा लोकगीत किस राज्य से संबंधित है। इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित ये माना जाता है आपका बारहमासा। आगे देखिए, अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें से राजस्थान का लोक नृत्य है। देखिए राजस्थान की अगर बात करेगा ना भाई, तो राजस्थान का कौन हो जाएगा आपका, इसका जवाब क्या हो जाएगा, देखिए कजालिया लोक नृत्य पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो लोक नृत्य का बताना है कि कजालिया हो जाएगा आपका, और उसके बाद फिर आपका गोरबंद हो जाएगा या फिर मांड हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बता दें आपको कि मांड जो है ये भी आपका राजस्थान का ही है, ये भी आपका कजारिया भी वहाँ राजस्थान का ही है, और गोरबंद भी ये लोक नृत्य आपका क्या है, ये आपका कहाँ का है, राजस्थान का ही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिएगा आप लोग कि यहाँ पे जो लोक क्या पूछ रहा है, लोक नृत्य पूछ रहा है, तो काजलिया लोक नृत्य होता है और गोरबंद होता है, क्योंकि मांड तो क्या है, मांड लोकगीत है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, काजलिया और गोरबंद ये क्या है, राजस्थान के लोक नृत्य है भाई, नृत्य, ठीक है। तो नृत्य और गीत में जो है अंतर समझना पड़ेगा। अगला प्रश्न है हमारा 9वां नंबर का प्रश्न है कि केसरिया बालम किस गायन शैली पर आधारित लोकगीत है। देखिए यहाँ पे जो मैं आपको बता दूं कि केसरिया बालम पधारो आवो जी मारो देश एक करके है ना, आप लोग सुने होंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पे जो है गायन शैली किस गायन शैली पे, क्या बिहू पे है, मांड पे है, कजरी पे है। तो गायन शैली जो हमें दिख रहा है मेरे भाई, तो यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे आपको मांड ही दिख रहा है। मांड कहाँ का गायन शैली है, तो ये पूछा भी जाता है तो राजस्थान का, यही मैं इसी के बारे में अभी ऊपर वाले प्रश्न में जिक्र किया था, ठीक है। तो आपको याद हो गया कि मांड जो है क्या है, गायन शैली है, कहाँ का है, तो राजस्थान का है, ठीक है। और काजलिया और गोरबंद क्या थे, लोक नृत्य थे, कहाँ के, तो राजस्थान के। चलिए 10वां नंबर प्रश्न है कि लोक संगीत किस भाषा में होती है। भाई इसकी देखिए भाषा की अगर बात कर लेना, तो लोक संगीत की अगर भाषा की बात करेंगे तो भाषा ये भाई अन्य भाषाओं में होती है, यानी कि ये जो प्रत्येक जो क्षेत्र जो यानी जो लोग होते हैं, लोगों की जो भाषा होती है, उनके भाषाओं के आधार पर लोक संगीत का निर्माण होता है। तो इनका भाषा क्या हो जाएगा, उनका लोक भाषा हो जाएगा, ठीक है। लोक संगीत किस भाषा में होती है, तो ये आपके लोक भाषा में हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि लोक यानी कि लोग जो बोलते हैं, समाज कौन सा भाषा बोलता है, उसी भाषा का जो गीत होता है उसी को लोक संगीत कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा कि वाद्यों को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है। देखिए वाद्यों की अगर हम विभक्तों की अगर हम बात कर लेंगे, तो वाद्यों के जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वाद्यों को कितने वर्गों में, तो 4 वर्गों में। एक आपका हो जाता है तत् वर्ग, दूसरा क्या होता है अवनद वर्ग, तीसरा क्या हो जाता है सुशीर वर्ग, ठीक है, सुशीर वर्ग, और चौथा क्या हो जाता है घन वर्ग। ये 4 प्रकार के आपके वाद्य वर्गीकरण किए हैं। इसमें आपका तार वाला है, अवनद जिसमें चमड़े मढ़ा हुआ हो, सुशीर जिसको कि फूक मार कर बजाते हो, घन जो कि आपके धातु का बना हुआ हो जिसे पीट कर बजाते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके। आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न है 12 नंबर की अलगोजा किस वर्ग का वाद्य यंत्र है। भाई वर्ग जैसा कि आप लोग अभी पढ़े कि वर्ग कितना 4 प्रकार के हैं, तो उनमें से कौन सा एक प्रकार का है, तो अलगोजा है क्या। तो अलगोजा को क्या किया जाता है भाई, इसको जो है फूंक मारकर बजाया जाता है। तो फूंक जब मारकर बजाएंगे तो इसका कौन सा श्रेणी हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अलगोजा क्या है, सुशीर वर्ग वाद्य यंत्र है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, नंबर 13 हमारा प्रश्न है दोस्तों कि रावण हत्था कहाँ का प्रसिद्ध लोकवाद्य है। देखिए रावण हत्था क्या है, लोकवाद्य है, ठीक है। तो रावण हत्था कहाँ का लोकवाद्य है, इसमें जो है आपके गज के द्वारा बजाया जाता है। उसमें क्या होता है कि घोड़े के बाल वगैरह, नारियल की खोपड़ी वगैरह प्रयोग करके ये जो है रावण हत्था जो है ये बजाया
जाता है। तो इसमें जो है आपका पूछा जा रहा है कि कहाँ का प्रसिद्ध लोकवाद्य है भाई? क्या बिहार का? तो नहीं, बिहार का तो नहीं है। राजस्थान का? जी राजस्थान का है। कर्नाटक का नहीं है। इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रावण हत्था प्रसिद्ध लोकवाद्य है आपका राजस्थान का। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? यहाँ पे जो है आपका कि रावण हत्था को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रावण हत्था की अगर बात करेंगे तो रावण हत्था की बात करें तो राजस्थान का ये लोकवाद्य है। और इसको किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसका अन्य नाम जो है आपको आदि वीणा के नाम से भी जाना जाता है। इसको आदि वीणा के भी नाम से जानते हैं रावण हत्था को। अगर प्रश्न पूछेगा आपसे कि आदि वीणा के नाम से किसे जाना जाता है, तब जवाब देना है रावण हत्था। और रावण हत्था को किस नाम से जाना जाता है, तब जवाब देना है आदि वीणा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 15 नंबर का। रबाब का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? भाई रबाब, रबाब क्या है? रबाब जो है आपका तत्वाद्य वर्ग का वाद्यंत्र है। तो रबाब के बारे में जो उल्लेख किया जाता है संगीत के, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसका जवाब हो जाएगा संगीत पारिजात। ठीक है, संगीत पारिजात। लेखक इसके बात कर लेंगे तो इसके लेखक हो जाएंगे अहोबल। ठीक है, इसके लेखक अहोबल। आगे देखिए, अगला हमारा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? रबाब को किसके द्वारा बजाया जाता है? तो रबाब देखिए ये आपका कैसा है? तत्वाद्य है। इसमें क्या होता है कि रबाब को किसके द्वारा बजाया जाता है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। इसका जवाब हो जाएगा जवा के द्वारा बजाया जाता है। रबाब किसके द्वारा? जवा के द्वारा बजाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, क्या पूछ रहा है कि नफीरी को और क्या कहा जाता है? दोस्तों देखिए, इसमें जितने सारे मैंने प्रश्न करवाए हैं ना, जितने सारे भी प्रश्न इसमें आपके लिए मैंने शामिल किया है दोस्तों, सारा प्रश्न जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आपको टोटल का टोटल जितना भी प्रश्न इसमें है सब आपको याद कर लेना है, क्योंकि कौन जानता है कि भाई कौन से प्रश्न कहाँ से कब किसमें पूछ लिए जाए। तो इसलिए आपको है हर तरफ से सजग और हर तरफ से तैयार रहने की आवश्यकता है। चलिए, नफीरी को क्या कहा जाता है? देखिए नफीरी जो है, इसको देखिए आपके लिए बताऊं कि आपको सहनाई भी कहा जाता है और सुंदरी भी कहा जाता है। तो नफीरी को और क्या कहा जाता है? तो नफीरी को सहनाई भी कहते हैं और सुंदरी भी कहते हैं। तो भाई इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, सहनाई और सुंदरी। चलिए अब देख लेते हैं अगला हमारा प्रश्न है क्या? कर्नाटक संगीत में शहनाई के लंबे स्वरूप को, वैसे देखिए यहाँ पे लंबे स्वरूप तो लगा दिया है, लंबे रूप तो लगा दिया है, लेकिन अगर कभी कभी अगर ना भी लगाए, अगर पूछ दे डायरेक्ट आपसे कि कर्नाटक संगीत में शहनाई को किस नाम से जानते हैं, तो भी आपको वही जवाब देना है। और यहाँ पे लगा दिया है कि लंबे रूप को क्या कहा जाता है, तो भी आपको वही जवाब देना है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका जवाब? इसका हो जाएगा शहनाई को कर्नाटक संगीत पद्धति में नागस्वरम के नाम से जानते हैं। इसलिए हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। नंबर 19 प्रश्न है कि सपेरे के मुख्य वाद्य बीन, यानी सपेरा जो है आपके मुख्य वाद्य उसका कौन सा होता है? बीन। नहीं सुना है आप लोग? बीन बजाता जा सपेरा। तो सपेरे जो होते हैं वो बीन बजाते हैं भाई। तो बीन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उसको क्या बोलते हैं बीन को? देखिए, तो मैं यहाँ पे बताऊं कि नादस्वरम, ये आपको यहाँ पे जो है आपका क्या बोला जाएगा? नादस्वरम को क्या कहेंगे? ये जो है मांगलिक कार्यों पे जो है इसका जो है वादन किया जाता है, जैसे कि इसको आपके लिए शहनाई। ठीक है, और इनका संबंध जो है किससे है? बिस्मिल्लाह खां से। और बिस्मिल्लाह खां को 2001 ईस्वी में जो है क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था भाई, भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, देखिए आपके नादस्वरम यहाँ पे सुंदरी क्या है? सुंदरी को नफीरी, ठीक है, नफीरी, या फिर आपके लिए क्या कहूँ, एक जो आपका शहनाई है वो भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो बीन जो है, बीन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बीन को अन्य पुंगी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोग का क्लियर हो गया होगा। बीन को अन्य किस नाम से? तो पुंगी। भाई पुंगी बजा देंगे ऐसा कुछ कहते हैं ना लोग, तो वही बीन को ही पुंगी के नाम से जाना जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे हम लोग कि चंग वाद्य के छोटे स्वरूप को क्या कहा जाता है? तो चंग वाद्य जो होता है, चंग वाद्य वो कैसा होता है? वो होता है भाई अवनद वाद्य होता है। चंग वाद्य अवनद वाद्य होता है। और इसका जो छोटा स्वरूप होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो चंग वाद्य के छोटे स्वरूप को किस नाम से? दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा डफली। ठीक है, चंग वाद्य को डफली के नाम से। और ये जो आपका चंग है ना, चंग वाद्य, इसका अर्थ होता है डफ। ठीक है,
इसका छोटा स्वरूप तो डफली, और चंग का अर्थ क्या होता है चंगवादी का, तो डफ हो जाता है, ठीक है, डफ। तो ये आपके क्लियर हो गए। आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा 21 नंबर का प्रश्न है कि ढोल को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है। ढोल, आप लोग गांव में देखे होंगे कि ढोल जो होता है शादी विवाह के अवसर पर जो है वो जो बजाते हैं, लोगों के द्वारा बजाया जाता है, तो वो जो है आपके उसको उसमें क्या होता है कि लकड़ी के द्वारा जो है प्रहार करके उस पे आघात करके बजाया जाता है, वही ढोल होता है। आकार में थोड़ा सा चौड़ा जो है बेलनाकार का होता है, तो वही होता है। तो उसको किस नाम से पुकारा जाता है, तो देखिए उसको जो है आपके मांदल के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। ढोल को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है, तो जवाब हो जाएगा मांदल। चलिए आगे देख लीजिए अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि ढोल और नकारा के सम्मिलित वादन को किस नाम से जानते हैं। देखिए वहां पे क्या होता है, ढोल भी बज रहा है, ढोल भी बजा रहे हैं आप, प्लस आपके क्या हो रहा है, नकारा भी बजा रहे हैं, ठीक है, ढोल और नकारा भी बजा रहे हैं। तो इन दोनों के जो है सम्मिलित वादन जो होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों, उसको कहेंगे नौबत, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे नौबत। ढोल और नकारा के सम्मिलित वादन को नौबत कहा जाता है। आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या है कि नगाड़े का छोटा स्वरूप क्या कहलाता है। नगाड़े का छोटा स्वरूप जो होता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे उसे, दमामा कहेंगे, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, दमामा। तो ये आपका नगाड़ा कह लें या फिर नकारा कह लें, तो बात भाई वही है, ठीक है, नक्कारा। वैसे आपको बताऊं कि मुगल बादशाह जो अकबर थे ना, वो नक्कारा बजाने के लिए प्रसिद्ध आपके जाने जाते थे। मुगल बादशाह के बारे में भी प्रश्न दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, कि मुगल बादशाह अकबर जो थे वो कौन से वाद्य यंत्र को बजाते थे, तो याद रखिएगा नक्कारा या फिर नगाड़ा, कुछ भी हो तो आपको याद रखना है। तो नगाड़ा का छोटा स्वरूप दमामा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा 24 नंबर का कि भांगड़ा और गिद्धा कहाँ का लोक नृत्य है। तो देखिए भांगड़ा और गिद्धा की अगर हम बात कर लेंगे तो ये लोक नृत्य जो माने जाते हैं आपके कहाँ से, तो ये आपके पंजाब के माने जाते हैं भांगड़ा, ठीक है, और गिद्धा, ये दोनों याद रखना है। आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा 25 नंबर का कि घूमर कहाँ का लोक नृत्य है। देखिए घूमर एक आप लोग सुने होंगे ना, आओ जी आओ घूमर रे घूमर, तो इस तरह का एक आप सुने होंगे, आपको याद होगा। तो वही घूमर जो नृत्य है वो कहाँ का हो जाता है, वो आपके कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो ये आपका हो जाएगा सही जवाब राजस्थान का, ठीक है। तो घूमर आपका लोक नृत्य जो है वो कहाँ के हो जाएंगे, वो राजस्थान का लोक नृत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि गरबा किस प्रदेश का लोक नृत्य है। देखिए गरबा जिसमें कि क्या करते हैं लोग, ये दुर्गा पूजा के अवसर पे जो है जो डंडे के द्वारा वो जो है किया जाता है, गरबा होता है। तो वो गरबा जो है किस प्रदेश, क्या गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कौन सा प्रदेश कहाँ का हो जाएगा। देखिए गरबा जो है दोस्तों आपके गुजरात का हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मुखौटा हो जाता है, ठीक है, मुखौटा हो जाता है। महाराष्ट्र की अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पे आपका लावणी होता है, ठीक है, लावणी होता है, तमाशा होता है, तो ये सब कहाँ होते हैं, महाराष्ट्र में। चलिए अब आगे देख लीजिए अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा 27 नंबर का प्रश्न है कि कम्मी और मंथर कहाँ का लोक नृत्य है। तो कम्मी और मंथर की अगर हम बात कर लेंगे तो कम्मी और मंथर ये जो दोनों जो लोक नृत्य है ये कहाँ का हो जाएंगे, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु का लोक नृत्य हो जाएगा। तो कम्मी और मंथर ये आपके हो जाएंगे कहाँ के लोक नृत्य, तो तमिलनाडु के लोक नृत्य हो जाएंगे। आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न है कि इनमें से कौन अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात कर लेंगे दोस्तों तो अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा आपका मुखौटा, ठीक है, मुखौटा लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश, ये आपका भरतनाट्यम तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, और ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। तो ये आपको जो है ये सब भी याद रख लेना है, आंध्र प्रदेश। चलिए अब देखते हैं अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा 29 नंबर का प्रश्न है कि असम का लोक नृत्य है। भाई असम का लोक नृत्य जो है वो कौन सा हो जाएगा, असम का बिहू हो जाएगा, ठीक है, असम का लोक नृत्य बिहू। मांड राजस्थान, और आपका ये राजस्थान जो होता है आरजे, और ये आपका राउफ हो जाएगा जम्मू कश्मीर जेके, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न हमारा देख लेते हैं 30 नंबर का प्रश्न है कि कर्मा लोक नृत्य का संबंध किस प्रदेश से है। तो अगर कर्मा की बात करें तो कर्मा का जो लोक नृत्य जो है विशेष रूप से जो मुख्य रूप से अगर पूछेगा तो वो आपका झारखंड से ही माना जाता है। लेकिन आपके लिए यहाँ पे बता दूं कि ये आपका बिहार, ठीक है, उड़ीसा आपका, फिर पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम
बंगाल, छत्तीसगढ़, तो इन सब जगह पर भी कर्मा को जो है मनाते हैं, कर्मा जो है आपका माना जाता है। तो मुख्य रूप से जो आपका कहेंगे तो ये झारखंड के द्वारा ही हो जाएगा, जो कि आदिवासी समाज के लोग द्वारा ये नृत्य कर्मा नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज आपके 30 प्रश्न, जो कि काफ़ी एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए आप लोग जो है मुझे कमेंट करके बताइए आज कि आज का सेशन आप लोगों के लिए कैसा लगा है और कितने अच्छे-अच्छे प्रश्न थे, इसमें से आपने कितने सॉल्व किए हैं। और दोस्तों हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और हम मिलेंगे आपसे अगले सेशन में कुछ इसी प्रकार के और नए प्रश्नों के साथ। दोस्तों तो आप लोग की रिवीजन जो है, तैयारी जो है कहीं रुकनी नहीं चाहिए। प्रश्न जो है आपके एग्जाम्स में है तो कहीं छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम आपसे अभी इजाज़त लेते हैं, मिलेंगे अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।